वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी बसंत भाग 2 के पाठ 15 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीलकंठ। यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। यह महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की महान लेखिका और कवित्री थीं। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और ये छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थीं। चलिए पहले इस पाठ के शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ सबसे अनुसरण। अनुसरण यानी पीछे चलने वाला, यानी कि कोई भी किसी का अनुसरण कर रहा है, यानी कि उसको देखकर उसके समान बनना, पीछे चलने वाला। संकीर्ण, छोटा या संकुचित। संकीर्ण यानी कि छोटा या संकुचित है, नैरो जिसे कहते हैं। पक्षी शावक, चिड़िया का बच्चा। पक्षी का शावक यानी शावक किसको कहते हैं? बच्चे को। बारहा, बार बार। बारहा, बार बार। इसके आगे मूंजी। मूंजी यानी कंजूस। मूंजी कंजूस। सुरखाब, बहुत सुंदर पक्षी। सुरखाब यानी बहुत सुंदर पक्षी। आश्वस्त, संतुष्ट। तसल्ली मिल जाने पर कहते हैं ना कि आश्वस्त हो गए हम, यानी संतुष्ट हो गए। आविर्भूत, प्रकट या उत्पन्न। आविर्भूत, प्रकट या उत्पन्न। नवागंतुकों यानी नया मेहमान या नया आने वाला। नवागंतुक कोई नया आने वाला। अनाधिकार यानी अधिकार रहित। अनाधिकार, अधिकार रहित। मार्जारी, मार्जारी यानी मादा बिल्ली। मादा बिल्ली को क्या कहते हैं? मार्जारी। कायाकल्प, रूप परिवर्तन। कायाकल्प, रूप परिवर्तन। चलिए अभी इतने शब्दार्थ के हिसाब से ही अभी थोड़ा चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, यह पाठ है नीलकंठ। यह क्या है? एक रेखा चित्र है। यह पाठ जो है वो क्या है? एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? यानी कि रेखा चित्र मतलब जब हम किसी विशेष समय या घटना को याद करके उसे शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करते हैं, तो वो घटना या जो समय होता है वो क्या होता है? उसका रेखा चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है। तो यही रेखा चित्र कहलाता है। यानी कि कोई घटना को याद करके जब हम ऐसे प्रस्तुत करें कि वह घटना हमारी आँखों के सामने आ जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो यह नीलकंठ भी महादेवी वर्मा जी की किसी याद को दिखाती है। वो अपनी यह उन्होंने स्वयं लिखी है और अपनी किसी विशेष समय की याद को उन्होंने शब्दों में पिरोया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यानी महादेवी वर्मा जी किसी गेस्ट को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तभी उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की किसी दुकान का ध्यान आया, तो उन्होंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दे दिया। आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में जो उन्होंने लिखा है वह महादेवी वर्मा जी को जीव जंतुओं पक्षियों से बहुत प्यार था। तो वह नखास कोने एक जगह थी जहाँ पर लोग, बहुत सी दुकानें थीं वहाँ पर। तो वहाँ पर ही एक दुकान थी बड़े मियाँ की, जो कि घायल पक्षियों को या पक्षियों के बच्चों को वो खरीदते थे और वहाँ पर बेचते थे। तो महादेवी वर्मा जी अक्सर उनकी दुकान पर जाके क्या करती थी कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो पर वाले हैं, वो उन्हें खरीद कर ऐसे ही उड़ा देती थी, जिससे कि वह पक्षी आज़ाद हो जाएं। या किसी कोई घायल पक्षी है तो उसे घर पर लाकर उसकी सेवा करती थी, या ऐसे ही कोई भी पक्षी या जानवर उन्हें पसंद आ जाए तो उन्हें घर पर लाकर वो पाल लेती थी। तो ऐसे ही उस दिन उन्हें फिर से ध्यान आ गया उन बड़े मियाँ की दुकान का, तो वो उस ओर चल दी। चलिए आगे बढ़े। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं?
टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। यानी कि बड़े मियाँ जो चिड़िया वाले की दुकान है, उसने ड्राइवर के रुकते ही उन्होंने महादेवी वर्मा जी से सलाम किया और कहा कि भाई 2 मोर के बच्चे लेकर आया हूँ। और चिड़ी मार कौन होता है? चिड़ी मार यानी कि जो चिड़ियों को मार कर लाकर बेचते हैं। मार कर से मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्हें मतलब बिल्कुल जीवित नहीं रहने देते, मार देते हैं, ऐसा नहीं, चिड़ियों को पकड़ कर लाते हैं। ठीक है, अब पकड़ने में हो सकता है कि पक्षी घायल भी हो जाए, तो वह मोर के बताता है कि मोर के पंजों से चूंकि दवा बनती है, तो बहुत से लोग उसे खरीदने आते हैं ताकि मोर के बच्चों को मारकर और उससे वो दवा बना लेंगे। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ही कैसे दे देता किसी को, इसलिए मैंने टालने के लिए कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। अब जो ये था बड़े मियाँ जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ कहते हैं वैसे अकम्बख्त रोजगार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफ़ान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। यानी कि जैसे तूफ़ान मेल होती है कि वो चलती चली जाती है, कोई निश्चित स्टेशन नहीं होता उसका, ऐसे ही बड़े मियाँ का भाषण है कि वो बोलते ही चले जाते हैं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। सुनने वाला जहाँ उन्हें रोक देगा वहीं उनका स्टेशन है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए यानी कि पीछा करते हुए, जो जिस ओर इशारा कर रहे थे उस ओर मैंने देखा छोटा सा पिंजड़ा था जिसमें तीतरों की तरह से 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, जिससे वो मोर के बच्चे बता रहे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण यानी छोटा या संकुचित था कि पक्षी शावक यानी बच्चे, पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पिंजड़ा इतना छोटा था कि वो बच्चे कैसे लग रहे थे कि एक चित्र जैसे लग रहे थे जो हिल भी नहीं पा रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, यानी कि लेखिका जो है वो उसका निरीक्षण कर रही थी उन बच्चों का, और बड़े मियाँ अपना भाषण दिए जा रहे थे। क्या कह रहे थे वो? ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। यानी कि बारहा यानी बार बार कहा कि भाई इनमें कोई मोर की खासियत नहीं है अभी, पर वह मुंजी यानी कंजूस क्यों सुनने लगा। आखिर मुझे उन्हें 30 रुपये देने ही पड़े। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में रखा 35 रुपये देकर उस पिंजड़े को, उसके बाद क्या हुआ, पक्षी के जो बच्चे थे वो छटपटाने लगे और उससे पिंजड़ा कैसा लगने लगा, सजीव और उड़ने योग्य लगने लगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। अब घर पर सब लोग उनके क्या कहने लगे कि ये तो तीतर हैं, तुम्हें मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। यानी कि उनका क्या कहना है कि कई बार पहले भी ठग चुकी थी वह उससे, इसलिए ही जब दूसरे लोगों ने उन्हें ये चिढ़ाया कि ठगे जाने की बात, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई। अप्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। उन्होंने कहा कि सुरखाब के यानी कि क्या मोर के क्या बहुत, वैसे सुरखाब यानी बहुत सुंदर पक्षी होता है, क्या उसके वो पंख लगे हैं, है तो वो पक्षी। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, क्योंकि और सब ने उन्हें चिढ़ा दिया, इसलिए ही उनका व्यवहार उन पक्षियों के प्रति कुछ विशेष हो गया। विशेष इस तरह से हो गया कि वह उनकी ओर अधिक कोशिश करने लगी कि ये जल्दी से बड़े होकर और खूबसूरत मोर दिखाई दें, जिससे कि दूसरे लोग यह ना कह सकें कि यह मोर नहीं है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर
उनका उसका दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ही उन्हें रखा। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। फिर क्या किया, सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बनाई और पानी रखा उनके लिए। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। छोटे सा चूहादानी जैसा जो पिंजड़ा था उससे निकलकर कमरे में वो इधर उधर घूमने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी जब वह इधर उधर लुका छुपी से छुप गए तो क्या किया उन्होंने, रद्दी कागजों की टोकरी को उन्होंने अपना नया बसेरा बना लिया। बसेरा यानी घर बना लिया। 2-4 दिन तक वो इसी तरह क्या करते रहे, इधर उधर गुप्तावास यानी कहीं ना कहीं इधर उधर छुपते छुपाते रहे और रात में वो रद्दी की टोकरी में दिखाई देते। फिर आश्वस्त हो जाने पर, कभी मेरी मेज पर आश्वस्त यानी कि संतुष्ट हो जाने पर, जब उन्हें तसल्ली मिल जाती थी, फिर वो कभी हमारी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे यानी प्रकट होने लगे। अचानक दिखाई देते, कभी कहीं कभी कहीं। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों में तो जाली थी पर दरवाज़ा उनको बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, चित्रा कौन थी, उनकी बिल्ली थी, अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो क्या होता था, इन नवागंतुकों घर में कोई नया आया है उसके लिए कहते हैं कि कोई नया आने वाले को नवागंतुक। तो उनका नवागंतुक कौन थे, ये दोनों मोर के बच्चे। तो इनका पता लगा सकती थी वह बिल्ली, और वो क्या करती, फिर उसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना कठिन है। जब उसको यह पता चलता कि ये दोनों नए आए हैं तो वह कुछ भी कर सकती थी उनके साथ में। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, वैसे तो वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मतलब समझे आप कि अनाधिकार यानी जिनका अधिकार नहीं है। अब बिल्ली चूंकि उनकी पालतू थी तो वह अपना पूरा अधिकार महादेवी वर्मा जी पर समझती थी, और इसलिए ही उसके लिए अनुमान करना कठिन था कि वह कुछ भी कर सकती थी उनके साथ, क्योंकि उसे क्या लगता कि ये 2 बिल्कुल भी ही अपरिचित पक्षी हैं और जो कि महादेवी वर्मा जी के कमरे में अधिकार के साथ रह रहे हैं। तो इसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। भी उसको ही बुरा लगता ना कि जो पहले से रह रही है उनकी पालतू है, उसके लिए तो दरवाज़ा बंद रहे, और ये दोनों जो ऐरे गहरे हैं उसकी दृष्टि में क्या है, ऐरे गहरे क्योंकि अभी आए हैं, नवागंतुक हैं, वो उसकी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। अभिमानिनी यानी स्वाभिमानी और मार्जारी यानी मादा बिल्ली। तो चित्रा मादा बिल्ली थी ना, तो यह स्थिति क्या होगी, चित्रा के लिए असह्य यानी असहनीय होगी कि मेरे लिए तो दरवाज़ा बंद है और ये जो 2 कल के आए हुए बच्चे हैं इनके लिए उनकी महादेवी वर्मा जी की मेज भी सिंहासन बनी हुई है, तो यह उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब उनके कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी कि उनका जो कमरा था वो चिड़ियाघर के रूप में बदलने लगा, तब उन्होंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से उन दोनों चिड़ियों यानी मोर के बच्चों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। जाली का बड़ा घर यानी उनके घर में एक जाली का बड़ा घर था जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे कि नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। ये जो दोनों नए बच्चे आए थे चिड़िया के, ये नवागंतुकों ने उनके जो चिड़िया का बड़ा घर था उसमें कैसा कौतूहल जिज्ञासा जगा दी। जैसे कि जब कोई नई वधू घर में आती है तो क्या होता है कि पूरे घर में कोलाहल सा हो जाता है, सबके मन में जिज्ञासा हो जाती है उससे मिलने की, बात करने की। इसी तरीके से और सारे पक्षियों के बीच भी हो गई। लक्का कबूतर, यह क्या है, कबूतर का नाम है। लक्का कबूतर ने क्या किया, वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। यानी वो दोनों जो मोर के बच्चे थे उनके चारों ओर वो घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े बड़े खरगोश थे वो एक सभासद के रूप में, जैसे कि
पूरी सभा के जो सभासद होते हैं उनके रूप में वो लाइन से बैठकर उनको गंभीर भाव से देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे छोटे जो खरगोश थे वह उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते जो थे वो मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। जब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा जाता है तो होता है ना, एक आंख बंद करके हम बहुत गौर से देखते हैं, तो तोते भी इसी तरीके से एक आंख बंद करके उनको परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। क्या हुआ उस दिन? चिड़ियाघर में भूचाल आ गया, क्योंकि उन दोनों पक्षियों के आने से सभी उनको एक तरह से निरीक्षण करने लगे। तो अब आज की वीडियो में यहीं तक ये चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।